आज की ये जो कहानी है, ये सिर्फ़ एक कहानी नहीं है। ये जिनके साथ में हुई है, उन्होंने उनके नाम बताने से मुझे मना किया है, तो मैं उनके नाम नहीं बताऊँगा। आगे की कहानी मुझे उन्होंने जैसी बताई, वैसे ही मैं आपको सुनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बड़े हमें हमेशा किसी न किसी चीज़ को करने से मना करते हैं और हम उन चीज़ों को ही करने में अपनी शान मान लेते हैं। कभी कभी यही झूठी शान ऐसी मुसीबत बन के गिरती है कि इंसान खुद को भूल जाता है। दिलीप अजिंक्य अपने दोस्त शुभम के साथ उसके गांव के घर जा रहे थे। बड़े किस्से सुन रखे थे उन्होंने उस घर के एक कमरे के बारे में। गांव के खेत खलियान, गांव के लोग, इन सब चीज़ों को लेकर वो बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने 8 घंटे जब ट्रेन में बिताने के बाद ट्रेन से नीचे उतरे, स्टेशन पर उन्हें लेने कोई नहीं आया था। शुभम ने बताया कि दरअसल उसके पिताजी किसी काम की वजह से गांव के बाहर गए हैं, नहीं तो वो ज़रूर आते हम लोगों को लेने। शुभम ने कहा कि उसके पापा बाहर गए हैं, वो थोड़ी देर से लौटेंगे। वहाँ से फिर हम लोगों ने गाड़ी पकड़ी और फिर हम घर के पास आ गए। सबने हाथ पाँव धोए और फिर रात का खाना खाने के लिए सब बैठ गए। देर रात तक गप्पे मारते मारते सोने को चले गए। जैसे ही शुभम सोने चला गया, उसे तुरंत ही नींद आ गई। रात बीती तो दिलीप ने अजिंक्य को नींद से उठाया। उठ उठ भाई, उठना। और उस कमरे की बात याद दिलाई जिसके बारे में शुभम अक्सर बातें किया करता था कि कुछ भी हो जाए, हम हमारे घर के उस कमरे को कभी भी नहीं खोलते। दिलीप और अजिंक्य चुपचाप हल्के कदमों से उस कमरे के पास पहुँचे। शुभम ने पहले ही बता रखा था कि चाबी हमेशा दरवाजे के किवाड़ पर रहती है। वहाँ से दिलीप ने चाबी निकाली। दरवाज़ा खोलते ही उन दोनों की चीख से पता चल गया था कि कमरे का दरवाज़ा सालों से नहीं खुला है। मुंह पे कपड़ा रखकर दोनों ने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि जिससे उन्हें खतरा और घबराहट हो। वो कमरा एक नॉर्मल कमरे की तरह ही था, बस वहाँ धूल की एक मोटी सी परत जमी हुई थी। कमरे के बाहर निकले और ताला लगाया और दोनों चुपचाप दोनों सोने के लिए चले गए। सुबह शुभम ने दोनों को नींद से उठाया। तुम लोगों को बोला था ना मैंने, मत जाओ उस कमरे के पास। कमरा खोला और अंदर घूम फिर के देख लिया ना तुम लोगों ने, बहुत मज़ा आया ना। अब मुसीबत में फंसेंगे हम लोग, अब कोई नहीं बचा सकता हमें। अब दोनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि शुभम को कैसे पता चला कि उन लोगों ने रात को कमरे का दरवाज़ा खोला। शुभम ने उन लोगों को बताया कि जब वो कमरे का ताला लगा रहे थे, तब मेरे पापा ने रात में तुम लोगों को देख लिया था और तुम लोगों ने मिलकर मेरी बैंड बजवा दी। तैयार हो जाओ, शाम की ट्रेन से हम लोग वापस जाने वाले हैं। कोई गाँव वाव किसी को भी नहीं देखना। ट्रेन के टाइम पे सब दोस्त चुपचाप ट्रेन स्टेशन पे पहुँचे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ट्रेन चली तो थोड़ा आगे जाके सब हल्के हुए, बातचीत करने लगे। दिलीप बार बार घड़ी की ओर देखे जा रहा था ताकि कोई स्टेशन आए और वो बाथरूम जाए, क्योंकि ट्रेन के गंदे बाथरूम से उसे हमेशा मुश्किल होती थी। ट्रेन शाम को 5 बजे स्टेशन से चली थी और शाम 6 बजे तक जब कोई भी स्टेशन नहीं आया तो वो बाथरूम जाने के लिए झट से उठा और वापस 2 मिनट के अंदर ही सीट पर आकर बैठ गया। शुभम और दीपक मानो जैसे पागल से हो गए थे। एक एक करके दोनों दिलीप के ऊपर चिल्लाने लगे। इतनी देर से कहा था, फ़ोन कहाँ है तेरा? इतना टाइम लगता है क्या किसी को बाथरूम में? दिलीप को लगा शायद दोनों मजाक कर रहे हैं। दिलीप बोला, पागल हो गए हो क्या? अभी बस मैं 2 मिनट पहले ही गया था और तुम्हारा मजाक चालू हो गया। दिलीप ये सुनने और मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उन्होंने अब जो कहा उससे दिलीप भी समझ गया था कि वो दोनों झूठ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने दिलीप को टाइम देखने के लिए कहा। दिलीप ने घड़ी में देखा तो घड़ी में 7 बज रहे थे और ये देखकर मानो दिलीप पागल सा हो गया। और दिलीप ने उन्हें कहा, यार मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, मैं ज़रा दरवाजे के पास से जाकर थोड़ी हवा खा कर आता हूँ। इतना कह के दिलीप जाकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। ताज़ी ठंडी हवा से उसे काफ़ी बेहतर लग रहा था कि तभी थोड़ी देर में एक चाय वाला आया। दिलीप ने एक चाय ली और उस चाय वाले के हाथ में उसने एक 10 का नोट थमा दिया। उस चाय वाले ने कहा, बाबू 5 रुपये छुट्टा नहीं है क्या? दिलीप ने ना में सर हिलाते हुए ना किया। फिर चाय वाले ने कहा, बाबू 5 रुपये छुट्टा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए था। और इतना होते ही दिलीप की छोड़ी होती आंखों के सामने वो चाय वाला चलती ट्रेन के दरवाजे से बाहर कूद गया। दिलीप वहाँ मानो जैसे एक मूर्ति की तरह ही खड़ा हो गया। उसके शरीर का खून जमने लग गया था कि तभी उसने दूसरे कंपार्टमेंट से आती एक आवाज़ सुनी और उसने उस कंपार्टमेंट से आते किसी को देखा। किसी ने इधर आके उससे पूछा, क्या भाई
इधर क्यों खड़े हो? ऐसा दरवाज़ा खोल के खड़ा रहने में फ़ाइन लगता है, पता है ना? मालूम है कि नहीं? दिलीप ने कहा। सर वो चाय वाला अभी अभी इधर खड़ा था और सर वो अभी चलती ट्रेन से कूद गया सर। टीसी ज़ोर ज़ोर से हंसते बोला। अच्छा, मतलब चलती ट्रेन से कूद के मर गया? कहा था ना दरवाज़ा मत खोलना। अब देखो चाय वाला कूद के मर गया, अब मैं भी चला। इतना कहते के साथ टीसी भी चलती हुई ट्रेन से नीचे कूद गया। दिलीप को लगा कि वो वही बेहोश हो जाएगा। अब दिलीप की आंखों के सामने पूरी तरह से अंधेरा छाने लगा था कि तभी अजिंक्य उसे ढूंढता वहाँ आया और बोला, अबे ओ देवदास बने क्यों खड़ा है यहाँ पे? चल अंदर, चल गप्पे मारते हैं यार, यहाँ अकेले खड़े कब तक रहेगा? दिलीप डरा हुआ तो था और दिलीप ने इतने में कहा, यहाँ से अभी एक चाय वाला और टीसी दोनों मेरे आंखों के सामने ट्रेन से नीचे कूद गए और वो उसी दरवाजे की बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा दरवाज़ा क्यों खोला? ये सब सुनकर दिलीप आगे ही बढ़ा था कि तभी दिलीप को ऐसा लगा कि मानो जैसे उसे पीछे से किसी ने धक्का दिया हो और वो अजिंक्य से ऐसा टकराया कि जैसे वो अजिंक्य को ट्रेन से बाहर फेंकना चाहता हो। अजिंक्य पलटकर चिल्लाने लगा, अबे तू पागल हो गया है क्या? गिर के मर जाता मैं। चाय वाला गिर गया, टीसी गिर गया और मुझे गिराकर कहेगा किसी और को? मेरा दोस्त भी गिर गया। अब दिलीप रोते रोते बोला, भाई मेरा यकीन कर भाई, मैं तुझे नहीं फेंकना चाहता था, तू मेरा दोस्त है भाई, मैं तुझे कैसे कर सकता हूँ ऐसे तेरे साथ में? दिलीप बोला, मानो जैसे मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया हो। मैं तुझे क्यों धक्का मारूंगा यार, तू तो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है यार तू। अजिंक्य गुस्से में जाकर अपनी सीट के ऊपर जाकर लेट गया कि तभी थोड़ी ही देर में एक आवाज़ आई, टिकट दिखाइए। आंखें खोली तो दिलीप ने देखा। वो देखकर दिलीप हैरान हो गया था। सामने वही टीसी खड़ा था जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जितनी देर में टीसी पलटकर दिलीप की टिकट देखता, उतनी देर में एक और आवाज़ आई। वो आवाज़ उस चाय कॉफ़ी वाले की थी। दिलीप चुपचाप अपनी चादर तान के अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और चादर ताने दिलीप सोने लग गया। और थोड़ी देर बाद अजिंक्य उठा और अजिंक्य ने चप्पल पहन के बाथरूम के पास गया तो देखा दिलीप ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ा था। अजिंक्य ने उसे इग्नोर किया। उस पर ध्यान ना देते हुए अजिंक्य बाथरूम में जाने लगा तो दिलीप ने पीछे से कहा था ना कमरे का दरवाज़ा मत खोलना। अजिंक्य पीछे पलटा और उसने अपने पूरे होश में पीछे देखा कि दिलीप चलती ट्रेन से बाहर कूद गया। अजिंक्य की सांसें उखड़ रही थी। ये देखकर अजिंक्य की सांसें फूल रही थी। वो भागा भागा अपनी सीट के पास पहुंचा। उसने अपनी चादर ली और चादर लिए वो अपने बर्थ के ऊपर बैठ गया। उसने देखा कि दिलीप तो अपनी सीट के ऊपर सोया हुआ है। अजिंक्य अपनी सीट पर बैठे बैठे उसे अपनी सोच पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह असली दिलीप है या वो जो ट्रेन से बाहर कूदा था। उसने हाथ लगाकर दिलीप को देखा तो दिलीप ने तुरंत ही कहा, भाई अब तुझे मेरी बातों पर यकीन हो गया? डरे हुए अजिंक्य ने हाँ में सर हिलाकर जवाब दिया। तब कहीं जाकर दिलीप को सुकून आया। दिलीप उससे पूछने ही वाला था कि तभी दोनों ने एक साथ नीचे देखा तो शुभम वहाँ नहीं था। शुभम की जगह उस सीट पर और कोई लेटा हुआ था। कुछ देर दोनों ने इंतज़ार किया कि शुभम बाथरूम गया होगा और अभी आता ही होगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तब दोनों ने ट्रेन का हर एक डब्बा और बाथरूम चेक किया। वहाँ शुभम का नामो निशान नहीं था। शुभम को फ़ोन लगाया। फ़ोन थोड़ी देर बजा और फ़ोन शुभम की माँ ने उठाया। आवाज़ आई और शुभम की माँ ने उधर से जो कहा वो अजिंक्य और शुभम की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफ़ी था। बेटा फ़ोन तो मेरे पास ही था, लेकिन तुम दोनों जब यहाँ से निकले तब उसके बाद मैं उस बंद कमरे में गई तो मैंने देखा कि शुभम की उस कमरे में लाश पड़ी थी। अजिंक्य और दिलीप के साथ जो कुछ भी इतनी देर से हो रहा था वो सब कुछ भुलाकर वो अगले स्टेशन पर उतरे। गांव जाने वाली ट्रेन आधे घंटे में ही उन्हें वापस मिल गई। दोनों करीबन 4 घंटे बाद शुभम के गांव पहुँचे तो पता चला कि शुभम का अंतिम संस्कार हो गया था। दोनों करते भी तो क्या, सर झुकाकर दोनों वापस पलटे ही थे जाने के वास्ते की। तभी शुभम की माँ ने कहा, बेटा रात बहुत हो गई है, तुम लोग यहीं पर रुक जाओ, कल सवेरा होते ही चले जाना। उन दोनों ने भी सोचा कि इतना सब कुछ होने के बाद अब और क्या होगा, यही रात बिताकर दोनों सुबह चले जाएंगे। दोनों ने घर के बाहर चारपाई बिछाई और बाहर ही लेट गए। लेटे लेटे नींद आने ही वाली थी कि दोनों को एक आवाज़ एक साथ सुनाई दी। दोनों ने करवट बदल कर देखा तो
उसी कमरे का दरवाज़ा था जिसे खोलने से उन्होंने मना किया था। दिलीप और अजिंक्य जैसे जैसे कमरे के करीब जाने लगे, वैसे वैसे उन्हें कमरे के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। सिसकियाँ लेते कोई तो कमरे के अंदर रो रहा था। कमरे के अंदर जाकर दोनों ने गौर से देखा तो समझ आया और कोई नहीं है, शुभम की माँ थी जो कमरे के अंदर रो रही थी। दोनों उनके पास पहुँचे और पूछा, आंटी आप प्लीज़ ऐसे रोइए मत, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं थी, जो होना था वो हो गया। शुभम की माँ ने धीरे धीरे अपना सर उठाया और उन्होंने कहा कि शुभम ने तुम लोगों को ये कमरा खोलने से मना किया था ना, क्योंकि उसके पिताजी मुझे बहुत मारते थे। दूसरी किसी औरत के साथ भी उनका संबंध था। एक दिन शराब के नशे में उन्होंने शुभम के सामने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा, तो शुभम ने उन्हें गुस्से में आकर मार दिया और उसके बाद इसी कमरे में उन्हें दफना दिया। उस दिन के बाद से ये कमरा हम लोग बंद ही रखते हैं। शुभम को आए दिन इस दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ें सुनाई देती थी और शुभम के मरे हुए पिताजी कई सालों से मुझे और शुभम को मारने की कोशिश कर रहे थे। जब शुभम की माँ ये सब बातें उन दोनों को बता रही थी कि तभी शुभम की माँ के कान में एक आवाज़ सुनाई दी, मैं तुम्हें सुबह तक मार दूंगा। और बाएं कान में एक और आवाज़ सुनाई दी जो कि शुभम की आवाज़ थी, माँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अजिंक्य और दिलीप ने ज़िंदगी भर में भी नहीं सोचा था कि सिर्फ 2 दिनों में उनके साथ इतना सब कुछ हो जाएगा। उनकी सोच और उनका विश्वास ऐसा बदल सकता है। वो चाह के भी यही बोल पाए, आंटी शुभम तो नहीं है तो क्या हुआ, हम भी तो आपके बच्चों की तरह ही है ना, अब आपसे आप हमारे साथ रहिए। जब वो उनके साथ चलने के लिए मानी तो अगले ही दिन उस दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ट्रेन से तीनों निकल गए शहर की ओर। एक बार फिर से वही ट्रेन और कई सारी यादें उनके दिमाग में घूम रही थी। स्टेशन करीब आने वाला था। आंटी उठकर वॉशरूम की तरफ गई। अजिंक्य और दिलीप सीट में कोने के साइड में बैठे थे। दिलीप ने देखा कि आंटी दरवाजे के पास खड़ी है और उन लोगों को देखकर मुस्कुरा रही है। दिलीप उन्हें देखता रहा और आंटी ने मुस्कुराते हुए उन्हें देखकर वहाँ से दरवाजे में से बाहर छलांग मार दी। दोनों भागे भागे दरवाजे के पास तक गए, पर पछताने के अलावा वो दोनों और कुछ भी नहीं कर सकते थे। निराश हुए झुके हुए कंधों के साथ दोनों पलटकर अपनी सीट के पास ही जा रहे थे और वो जैसे ही अपनी सीट के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि तो आंटी वही बैठी थी अपनी सीट।